अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। नाजरीन ग्रामी, अहमियत का शाहकार नावल कमांडो का किस्त नंबर 14 आज आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। ढाका पर 3 दिसंबर को भारतीय बमबारों ने बम गिराए। हमारे लड़ाका तैयारों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए और 1 घंटे बाद कलकत्ते के फौजी हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय तैयारों को बमसम करके रख दिया। हमारे पास बमबार और लड़ाका तैयारों की कमी थी। अगर तैयारा मार गिराया जाता तो इसकी जगह लेने वाला कोई तैयारा नहीं था। मैंने ढाके के आसमान पर अपने 2-2 सीबर तैयारों को भारत के 8-8 तैयारों से लड़ते और उन्हें गिराते देखा। मशरक़ी महाजों के हालात नागुफ्तब होनी शुरू हो गई। शरपसंदों ने दोबारा कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म कर दिया। मैं गुलशन वाली कोठी अपनी बंगाली नौकरों के हवाले करके मोहम्मदपुर में भट्ट साहब के मकान में गया। भारतीय तोपों के रेंज कम हो रही थी। ढाका एयरपोर्ट और चौनों के इलाकों पर बम और रॉकेट अदलों के तरह बरसते थे। रात के वक्त इंडियन एयरफोर्स की बमबारी शदीद हो जाती थी। 10 दिसंबर को ढाका एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारों ने मुसलसल बमबारी करके उसे बिल्कुल नाकारा बना दिया। अब हमारे फौज फिजाया की मदद के बगैर लड़ रही थी। शरपसंद बंगाली और मक्ती बानी अगर वो तखरीब कार्रवाइयों में सरगर्म थे। तेल के जखीरे और पुर उड़ाए जा रहे थे। महाज पर लड़ाई फौज की सप्लाई लाइन काट जा रही थी। आगे दुश्मन था, पीछे तखरीबकार मक्ती बानियों और शरपसंदों की तकरीबी ग्रुह थे। फिर भी हमारा जो बहादुर सिपाही जिस मुकाम पर था वह डट कर मुकाबला कर रहा था। 11 दिसंबर को भारत ने ढाका से 3 मील और शिमाली हेलीकॉप्टरों के जरिए फौज मरवा दी। 14 दिसंबर को ढाका गवर्नमेंट हाउस पर बम गिरे। इसके साथ ही हमारे इलाकों में ये बात फैल गई कि फौज हेडक्वार्टर और दूसरे सरकारी दफ्तरों में तमाम फाइलें जलाई जा रही है। हम एक बार फिर मोहम्मदपुर में कैद होकर रह गए। हालात बेहद नाजुक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे थे। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी रात को किसी बारी तैयारे ने ढाका पर बम गिरा दिया। चारों तरफ एक अजीब हिजानखेज सा सुकूत तारी था। हम में से कोई भी रात को नहीं सोता था। भट्ट साहब ने एक अक्लमंदी की थी। फौज ऑपरेशन के बाद जैसे हालात कुछ बेहतर हुए, उन्होंने अपनी फैमिली को ब्लैक में टिकट खरीद कर खामोशी से जहाज में कराची रवाना कर दिया था। मेरा ख्याल है कि मशरक़ पाकिस्तान से कराची जाने वाला शायद वो आखिरी मुसाफिर बरादर जहाज था। 15 और 16 की रात बड़ी पुरस्रार और डरावनी रात थी। एक ऐसी खामोशी चारों तरफ छाई थी जो किसी ज़बरदस्त तूफान की आमद का पेश खेमा थी। हम में से कोई एक दूसरे से वो बात कहने की जुर्रत नहीं कर रहा था। हम में सबके दिलों में थी। भट्ट साहब के दोनों गैर बंगाली नौकर चुपचाप कोने में दब के बैठे थे। कमरे में अंधेरा था, बिजली कई रोज से गायब थे और हम रात की मोमबत्तियां जलाकर बंद कमरों में बैठे रहते। सुबह सुबह बीबीसी ने पहली रूह पर साया खबर सुनाई कि मशरक़ पाकिस्तान में हमारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। भट्ट साहब ने गुस्से में कहा, बीबीसी झूठ बोलता है, इस्लामाबाद लगाओ। मगर इस्लामाबाद नहीं आता था। दिल्ली लगाया तो वहाँ से भी यही अंदुजनाक खबर सुनाई गई। बारानी नौकर फुट फुट कर रोने लगे। भट्ट साहब ने उन्हें डांट कर चुप कराया। बांग्लादेश रेडियो ने भी अपनी अंग्रेजी के बुलेटिन में सबसे पहले यही खबर नशर की कि मशरक़ पाकिस्तान में फौज ने हथियार डाल दिए है और तमाम महाजों पर जंग बंदी हो गई। हम सख्ते में रह गए। फौरन ही हेलीकॉप्टरों के कतार गड़गड़ाती हुई ऊपर से गुजर गई। इसके साथ ही मक्ती बानी ढाका में दाखिल हो गई। फायरिंग और जुने बंगला के नारेल गूंजने लगे। शरपसंद बंगालियों ने मक्ती बानी के साथ मिलकर कत्लेआम शुरू कर दिया। गैर बंगाली आबादियों में खून की नदियां बहने लगी। बंगाली रेजिमेंटें भारतीय फौज के साथ बाहरियों की बस्ती मीरपुर में दाखिल होने लगी तो इन पर गोलियों की पौजाड़ शुरू हो गई। फौज ने शेर की बिजली फानी काट दिया। फिर भारतीय तैयारों ने बस्ती पर बम गिराए और भारतीय फौज और मक्ती बहानी वाले मीरपुर में दाखिल हो गए और खूनरेजी का बाजार गर्म हो गया। गैर बंगालियों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला जाता। पहले इनको आंखें सिंगनों से पूरी जाती, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता। सिर्फ मीरपुर के 1 नंबर से 6 सेक्शन तक 30,000 लड़कियां अगवा की गई। बूढ़े और जवान मर्दों को गोली मार दी गई। बच्चों और बूढ़ी औरतों को खतरनाक जंगलों में भूखा प्यासा मरने और दरिंदों को शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान में हमारी मोहम्मदपुर बस्ती में मक्ती बानी की दरिंदगियों की अमाजगा बनी रही। अभी हमारी बारी नहीं आई थी। हम बस्ती से बाहर नहीं जा सकते। भट्ट साहब और मैं गोरे रंग और कद काट की वजह से फौरन पहचाने जा सकते थे।
कि हम बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी है, और शहर के गली कोचों में पंजाबी को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। इनकी आंखें निकाली जा रही थी। इकबाल स्कूल का कत्लगाह में एक पंजाबी को लाने को 100 रुपये दिए जाते थे। बट साहब ने अपने शोरूम के कोने में फर्श के नीचे एक छोटा सा तहखाना बनवा रखा था, जहां वो कालीनों के प्लास्टिक में लपेट कर स्टोर किया करते थे। इस वक्त मकान में बट साहब के पास कोई 2 लाख रुपए का करीब करेंसी नोट है, एक पिस्टल था, 100-150 गोलियां थी। उन्होंने पिस्टल और गोलियां तो शोरूम में एक जगह कालीनों के पीछे छुपा दिया और करेंसी नोट थैले में डालकर तहखाने में रख दिए। शाम के वक्त हमारी आसपास वाले मकानों में एक कोहराम मच गया। औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी, ब्रेन गनों की फायरिंग सुनाई देने लगी। मक्ती बानी वालों गैर बंगालियों को गोलियों का निशाना बना रहे थे। बट साहब गिरा कर बोले, हमें ऊपर वाली मंजिल में चले जाना चाहिए। मैंने कहा, हमारे पास पिस्तौल और गोलियां मौजूद है, हम मोर्चा बनाकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंदर का कमांडो गहरी नींद से आंखें मलता हुआ बेदार हो गया। बट साहब ने मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक ने किया। हमारे 100-150 गोलियां मक्ती बानी की ब्रेन गनों और असलहे के अंबारों का मुकाबला नहीं कर सकती। बाजार में जेब बंगले के नारे गूंज रहे थे। बट साहब ने कालीन के नीचे से भरा हुआ पिस्तौल और गोलियां निकाली, शोरूम के दरवाजे के आगे एक बारी मीज रखी और ऊपर वाली मंजिल पर आकर खिड़की पर थोड़ा सा खोलकर नीचे देखा। फौजी वर्दी और शिकारी टोपियों वाले मक्ती बानी के आदमी हमारे चौथे मकान वाली बाहरी वकील साहब के घसीटे हुए सड़क पर ला रहे थे। वकील साहब नीमजान हो रहे थे और किसी किस्म का मुजाहिमत नहीं कर रहे थे। उन्हें सड़क पर डालकर एक मक्ती बानी वाले ने ब्रेन गन का ब्रस्ट मारकर वकील साहब को मौत की नींद सुला दिया। बट साहब ये मंजर बर्दाश्त न कर सके और पीछे हट गए। मैंने देखा कि मक्ती बानी वाले वकील साहब और उनके साथ वाले मकान में से नौजवान लड़के को घसीट घसीट कर ट्रक में डाल रहे थे। इनकी चीख पुकार से आसमान लजर रहा था, मगर कुदरत के कवानीन खामोश थे। बट साहब ने मुझे पीछे खींच लिया। दहशतगर्द इनकी सांस से पोली हुई थी। खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, ये लोग हमें जिंदा छोड़ेंगे। पीछे भाग चलते हैं। किसी हद तक मेरे हवास पर प्रागंदा हो रहे थे। चारों तरफ गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। मक्ती बानी वाले किसी को माफ नहीं कर रहे थे। मदफूर पर इनका मुकम्मल कब्जा था और वो खुले बंदों गैर बंगालियों का खून से होली खेल रहे थे। बट साहब तेजी से सीढ़ियाँ उतर गए। मैं भी इनके पीछे लपका। निचली मंजिल में शोरूम के पीछे एक छोटा सा सहन था। साथ वाला मकान एक बाहरी का था। वो लोग 10-15 रोज पहले भागकर मीरपुर की बार बस्ती में चले गए थे। मकान खाली था। बट साहब बोले, हम इस मकान में जाकर छुप जाते हैं। मौत सामने खड़ी हो तो अकल साथ छोड़ जाती है। कम से कम हम गुनाहगारों के साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आला मिशन सामने हो तो मौत का खूब भी अकल पर गालिब नहीं आता। लेकिन या तो इंसानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा था। किसी को किसी की कुछ खबर नहीं थी। इस वक्त अगर किसी को दीवार में सुराख नजर आता तो वो ये चाहता कि इसमें घुसकर किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ले। बट साहब पर भी यही हालत तारी थी। मैंने कहा, मक्ती बानी वाले इस मकान में भी आ जाएंगे। वो झुंझला कर बोले, बकवास बंद करो। उन्होंने पहली बार मुझे इस तरह मुखातिब किया था। दीवार फांदो। इस तरह से जहाँ तपाई पड़ी है। अचानक उन्हें अपने 2 लाख रुपयों का ख्याल आ गया। घबराई आवाज़ में बोले, मैं रकम का थैले लेकर अभी आता हूँ, तुम दूसरे मकान के सहन में कूद जाओ। बट साहब दालान में से भागकर शोरूम में घुस गया और मैं दूसरे खाली मकान के आंगन में कूद गया। या घर का टूटा फूटा सामान और चीतड़े बिखरे हुए थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल पर आया और बंद खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर बट साहब के मकान के सहन में झांका। मकान में शोर बुलंद हुआ। फायरिंग की आवाज़ें आई और वो लगा जैसे शोरों का दरवाज़ा तोड़ दिया गया हो। इसके साथ ही बट साहब को देखा कि रकम का थैला हाथ में और शोरूम के उक़ब के दरवाजे से सीन में भागे चले आ रहे हैं। अभी वो अपने मकान के सीन में कालीन धोने वाली पानी के हवस के करीब ही पहुंचे कि उक़ब से 2 मक्ती बहानी वालों हाथों में ब्रेन गन लिए वार हुए और उन्हें बट साहब पर फायर बोल दिया। मैंने कई लोगों को गोलियों की जद में आते और बमोले से दुश्मन की सिपाहों के पर खर्चे उड़ते भी देखा। लेकिन बट साहब की मौत का मंजर में सारी जिंदगी नहीं बोल सकूंगा। ब्रेन गन की गोलियां और इन कमर 2 जगहों से अधीड़ी हुई निकली थी। वो मुंह के बिल गिरा और थैला हाथ से चट गया। इनका सफेद कुर्ता और पायजामा खून से सुर्ख हो गया। एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे बट साहब ने सर उठाकर इस मकान की तरफ देखने की कोशिश की है जिसमें मैं छुपा हुआ था। मगर इनका सर जमीन से बमुश्किल 2 इंच ऊपर उठने के बाद फर्श के साथ लगकर बेजान हो गया। मक्ती बानी वाले के दूसरे साथी भी वह आ गए और थैले में से नोट निकालकर बंगले जुबान में कुछ बोलते हुए आपस में बांधने लगे। मैंने आहिस्ते से खिड़की का पट बंद कर दिया।
भट्ट साहब की मौत का मुझे गहरा सदमा हुआ था। जिस मकान में मैंने पनाह ली थी वह बिल्कुल खाली था। इसके दो दरवाजे दूसरी तरफ एक छोटे से बाजार में खुलता था। अभी इसकी तरफ मक्ती बहाने वाले नहीं आए थे। गैर बंगालियों ने इस मकान को भी लूटा था। कमरों में चीथड़े और शिकस्त सामान बिखरा हुआ था। मैं इस मकान में ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। मक्ती बहाने वाले जरूर इस मकान पर भी आएंगे। साथ वाला मकान भी खाली पड़ा था। मैंने बाजार में जाकर कर देखा। शाम की सरमई अंधेरे में बाजार सुनसान पड़ा था। बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज़ बराबर आ रही थी। जे बंगले के नारे भी लग रहे थे। लोगों की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही ही। मैंने बाहर जाकर बाजार के दान मंडी वाले मोड़ पर कुछ बंगाली एक मकान को आग लगा रहे थे। इसका मतलब था कि उस मकान को भी नजरातश करने वाले थे। यहाँ मैंने पनाह ली रखी थी। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। इस दौरान मुझे यहाँ से फरार होना था। मगर ये सवाल था कि कहाँ जाओ। फरार के जितने भी रास्ते थे वह मक्ती बहाने वाले और शरपसंद बंगालियों हाथों में ब्रेन गने और तलवार लिए खड़े थे। मैंने जमीन पर पड़ा कपड़ा उठाकर सर पर डाला। मकान के सदर दरवाजे से निकलकर पांगेट की जानिब तेज तेज चलने लगा। इस बाजार की एक जानिब दरख्त में बाई तरफ वाली खाली और उल्टे हुए मकान के साथ लगकर चल रहा था। मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। आग लगाने वाला अब इस मकान पर आग जलते हुए टायर फेंक रहे थे जहाँ थोड़ी देर पहले मैं छुपा था। मैं एक बगली गली में घुस गया और जो मकान सामने आया इसके सहन में कूद गया। बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर एक बंद दरवाज़ा नजर आया। किसी तरफ से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। दरवाजे के पीछे से किसी मर्द की आवाज़ आई, बाबा हम इधर ही हम पारसी लोग रहता है या कोई पंजाबी बाहरी लोग नहीं है। मैंने दरवाजे पर आहिस्ते से दस्तक दी। एक बूढ़े पारसी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे गौर से देखा। इसके सर पर पारसियों वाली काली टोपी थी। इसके पीछे कमरे में लाठीन जल रही थी। कौन हो तुम? बाबा को बोल दिया ताकि हम पारसी लोग हैं, हम पंजाबी नहीं है। मैंने सर से कपड़ा उतार दिया और बोला मैं पंजाबी और मेरे पीछे मक्ती बहाने वाली लगे है। बूढ़े पारसी को छोटी छोटी सफेद मूंछें थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ हचकचाया, फिर दरवाजे से हट के और मुझे अंदर आने का इशारा किया। इसकी बूढ़ी बीवी कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर घबरा गई। बूढ़ी पारसी ने अपनी जुबान में कुछ समझाया और आपस में बातें करने लगे। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। पारसी ने मुझे मकान की पिछली कोठरी में छुपा दिया और कहने लगा तुम इधर पड़ा रहो, ज्यादा देर रहोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। रात के अंधेरे में किसी तरफ भाग जाना। ये कहकर वो जाने लगा। कोठरी में बड़ा पुराना सामान पड़ा था। मैं सोचने लगा कि पारसी बूढ़ा अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता, ये इसका हक था। सवाल ये था कि मैं रात के अंधेरे में भागकर कहाँ जाऊंगा। चारों तरफ बेबसी और बेकसी का मौत का मंजर थी। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। बूढ़ी पारसी ने मुझे चावल और अचार ला कर दिया। मैंने थोड़ा बहुत जहर मार के और इसे समझाने की कोशिश की, अगर मैं रात को यहाँ से निकल गया तो शेर मक्ती बानी के लोग पहले हुए मैं इनके हत्थे चल जाऊंगा। बाबा तुम किसी इंडियन फौजी के आगे जाकर कैदी बन जाओ, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन इंडियन फौजी भी मक्ती बानी के साथ मिलकर लूट मार और कत्ल गारतगिरी में मसरूफ थे। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि इस तरह वो चंद रोज